आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इसका नाम है द बोन स्नैचर, जो 2003 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें एक रिसर्च टीम को दिखाया जाता है जो साउथ अफ्रीका के एक डेजर्ट में होते हैं। दरअसल ये एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और इन्हें लगता है कि इस डेजर्ट में खजाना है। अब ये लोग जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं तो इन्हें एक गोल शक्ल की चट्टान नजर आती है। अब ये लोग जैसे ही उस चट्टान को तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सा क्रिएचर निकलकर इन तीनों को मार देता है। अब अगले सीन में हमें एक लैब में डॉक्टर जैक को दिखाया जाता है। अब जैक का बॉस आता है और उसे उस डेजर्ट में जाकर कुछ रिसर्च करने का कहता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जैक उस डेजर्ट में पहुंच चुका है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। थोड़ी ही देर में कमांडर कॉल उसे रिसीव करने आ जाता है और उसे रिसीव करके कंपनी के बेस तक ले जाता है। अब बेस के रिसेप्शन पर इसकी मुलाकात मिकी और जॉन से होती है। अब मिकी जैक के सामान की तलाशी ले रही होती है कि उसे एक मशीन मिलती है जो असल में एक किस्म का ट्रैकर होता है। यह मशीन जमीन में मौजूद चीजों का पता लगाती है। अब ये लोग एक ट्रक में बैठकर उस टीम की तलाश में निकलते हैं जो शुरुआत में उस डेजर्ट में गए थे। अब यहाँ से निकलने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक हड्डी का स्कल देता है। ये लोग बहुत सारा पेट्रोल लेकर उस डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करना था। अब काफी देर घूमने के बाद मिकी को एक ट्रक नजर आता है। अब ये लोग उतरकर उस ट्रक के पास आते हैं और ट्रक से थोड़ा ही दूर इन्हें इंसानी 2 कंकाल मिलते हैं। अब एक कंकाल के पास एक चाकू पड़ा होता है जिसे देखकर कॉल समझ जाता है कि ये बॉडी पॉल की है। यहाँ पर 2 ही कंकाल थे जिसकी वजह से कॉल को लगता है कि वो तीसरा शख्स ही इनकी मौत की वजह है। उसे लगता है कि उस तीसरे शख्स ने इन्हें मार दिया है। तभी टाइटस इन्हें आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। यहाँ पर इन्हें कुछ पैरों के निशान नजर आते हैं और ये सब इन पैरों के निशान के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। थोड़ा सा आगे जाते ही इन्हें 4 पैरों के निशान नजर आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जैक की मशीन डीप करना शुरू कर देती है और वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ बहुत सारे कंकाल होते हैं और टाइटस जैक को वहाँ की चीजों को हाथ लगाने से मना कर देता है। टाइटस के पास जो लॉकेट था वहाँ की हड्डियों पर भी वैसा ही डिजाइन बना होता है। अब कर्ट ट्रक लेकर इनके पास आता है और ये सब ट्रक में बैठकर बेस में जाकर फॉरेंसिक टीम को भेजने की सोचते हैं। तभी इन्हें एक और कंकाल नजर आता है जिस पर कॉल को शक था कि वो तीसरा आदमी ही इन्हें मार सकता है। अब कॉल इनसे कहता है कि हमें उस शख्स को ढूंढना चाहिए जिसने हमारे साथियों को मारा है, पर मैग्डा उसे यहाँ से चलने का कहती है। अब सूरज डूब चुका था और रात होने की वजह से ये लोग यहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात को जैक रेत पर स्केटिंग कर रहा होता है कि तभी मिकी उसके पास उसकी मशीन लेकर आती है क्योंकि ये मशीन बहुत देर से बीप कर रही होती है। अब मिकी ये मशीन देकर यहाँ से चली जाती है और जैक वहीं पर बैठ जाता है। अब जैक जब आराम कर रहा होता है तो ये मशीन बहुत ज़ोर से बीप करने लग जाती है। अब यहाँ पर जैक अपने आसपास किसी चीज़ को महसूस करता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जिसे देखकर जैक बहुत डर जाता है और कॉल को उठाता है। अब यहाँ पर कॉल जैक से कहता है कि तुमने ज़रूर कोई जानवर देखा होगा। तभी मिकी इनसे कहती है कि हमारे साथियों के कंकाल यहाँ से गायब हैं। अब सुबह होते ही ये लोग उन पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं और ये लोग एक जगह पर जाकर उस क्रिएचर तक पहुँच जाते हैं। अब कॉल उस क्रिएचर को स्नाइपर से शूट कर देता है और वो क्रिएचर राख की तरह ज़मीन पर बिखर जाता है। अब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं और इन्हें कुछ नहीं मिलता। थोड़ी ही दूर इन्हें अपने साथियों की हड्डियां मिलती हैं। अब इन हड्डियों को उठाकर कर्ट ट्रक में रख देता है। ये लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं कि इनके ट्रक में अचानक से आग लग जाती है पर ये लोग किसी तरीके से उस आग को बुझा लेते हैं। कर्ट इनसे कहता है कि उसे इस ट्रक को बनाने में महीनों गुजर जाएंगे। अब यहाँ पर मिकी रेडियो चेक करती है पर उन्हें यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिलता। ये सब लोग यहाँ पर रुकने का फैसला करते हैं। अब इन्हें यहाँ पर काफी दिन हो चुके थे। एक रात कर्ट टाइटस को उठाता है और उसे पहरा देने का कहता है और कर्ट अपने बिस्तर में जाकर सो जाता है। अब यहाँ पर टाइटस को कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो कर्ट को उठाने चला जाता है। जब टाइटस कर्ट को उठाता है तो उसका फेस डिकम्पोज होकर कंकाल में बदल रहा होता है। यहाँ पर टाइटस सबको आवाज देकर अपनी तरफ बुलाता है। उन सबके आने से पहले ही वो क्रिएचर चूंटियों की तरह बिखर चुका था। इस क्रिएचर ने टाइटस का भी एक हाथ डिकम्पोज कर दिया था। अब कॉल उस स्लीपिंग बैग पर फायर करता है और जैक और मिकी टाइटस को लेकर उस ट्रक में चले जाते हैं। अब कॉल यहाँ पर महसूस करता है कि गोली मारने से इस क्रिएचर पर कोई असर नहीं पड़ रहा और कॉल पेट्रोल डालकर उस क्रिएचर को जलाने की सोचता है पर मैग्डा कॉल को आग लगाने से मना करती है। अब यहाँ पर जैक बताता है कि वो क्रिएचर पेट्रोल की वजह से वापस जा रहा है। अब जैक ट्रक के चारों तरफ पेट्रोल डालकर सबको सेव करने की कोशिश करता है। तभी कॉल उस क्रिएचर को देखता है जो कर्ट के जिस्म में घुसकर उसकी शक्ल इख्तियार कर रहा होता है। अब यहाँ पर कॉल उस क्रिएचर पर फायर करता है और वो यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं और यहाँ से पैदल अपने बेस में जाने का फैसला करते हैं।
ये लोग मैकडा को टाइटस के पास छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ ही देर चलने के बाद उन्हें एक तूफान का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जैक की मशीन खराब हो जाती है। अब बहुत देर चलने के बाद रात हो जाती है और ये लोग एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं और अपने चारों तरफ पेट्रोल डाल लेते हैं। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर वो क्रिएचर आता है जिसने अपने चेहरे की जगह पर मैकडा का चेहरा लगाया होता है, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि मैकडा और टाइटस भी अब मर चुके हैं। अब उनके चारों तरफ पेट्रोल होने की वजह से वो उनके पास नहीं आ पाता और वहाँ से चला जाता है। अब सुबह होती है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद इन्हें एक ट्रक नज़र आता है जो उनकी पुराने दोस्तों का होता है। अब ये लोग उस ट्रक के रेडियो की मदद से सबसे पहले अपने लिए मदद बुलाते हैं और फिर उस गोल चट्टान के अंदर चले जाते हैं। अब अंदर जाने पर जैक को पता चलता है कि ये जगह उसी क्रिएचर की है और ये क्रिएचर चींटियों की नस्ल में से ही है। अब यहाँ पर जॉन इनकी मदद के लिए आता है और इनको गन पॉइंट पर लेता है और इनसे पूछता है कि बाकी के साथी कहाँ हैं, क्योंकि जॉन को लग रहा था कि ये सब खजाने के चक्कर में अपने साथियों को मार चुके हैं। अब ये सब जॉन को समझाने की कोशिश करते हैं पर जॉन इनकी बातों पर यकीन नहीं करता और इन्हें हथकड़ी पहनाकर अपने कैंप की तरफ ले जा रहा होता है। अब यहाँ पर कॉल इन सब से कहता है कि अगर हमने उस क्रिएचर को नहीं मारा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। अब ये लोग किसी तरह जॉन को बेहोश करके वहाँ से वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैक के पास एक लिक्विड होता है जिसे लेकर ये लोग माइन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ कॉल उस क्रिएचर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन मिकी और जैक उसे मना करते हैं पर वो इनकी बात नहीं सुनता और वो क्रिएचर जैक पर हमला कर देता है। अब यहाँ पर वो क्रिएचर कॉल को मारने वाला ही होता है कि जैक फायर करके उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेता है और मिकी कॉल को उठाकर उस गड्ढे के पास चली जाती है। यहाँ पर कॉल मिकी को उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है कि तभी वो क्रिएचर कॉल का पैर पकड़कर उसे गड्ढे में खींच रहा होता है। अब यहाँ पर मिकी और जैक कॉल का एक हाथ पकड़ लेते हैं। अब यहाँ पर कॉल वो लिक्विड बॉम्ब लेकर इनका हाथ छोड़ देता है और खुद को और उस क्रिएचर को उड़ा देता है। अब यहाँ पर जैक और मिकी माइन से बाहर निकल रहे होते हैं कि उन्हें रानी की एक कोकोन लाइट चीज दिखती है। यहाँ पर जैक उस कोकोन लाइट में चाकू मार देता है जिसकी वजह से वो क्रिएचर मर जाता है और यहाँ पर माइन गिरना शुरू हो जाती है। मिकी और जैक यहाँ से निकल जाते हैं। अब मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि मिकी अपना कुछ सामान लेकर टैक्सी में जा रही होती है और उसके सामान के अंदर वो कोकोन भी था। अब यहाँ से पता चलता है कि मिकी वो कोकोन लेकर शहर के लैब में जा रही होती है, जिससे ये पता चलता है कि इस डेजर्ट के अंदर और भी बहुत सारे क्रिएचर हैं